Hello aspirants, welcome to Daily News Analysis. Today the date is 8 November, so let's get started. First news is with regard to stop crop burning. ओके क्योंकि इस वजह से दिल्ली एनसीआर में काफी ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो गोल तो था कि हम पूरी तरीके से एलिमिनेट करेंगे इसको, बट काफी सारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब हरियाणा की जहां से एलिमिनेट हम कर नहीं पाए। ओके, रही बात इस टॉपिक की तो मैं ऑलरेडी आपको मेंस 450 प्लस में क्रॉप बर्निंग, उसके चैलेंजेस, सॉल्यूशंस, हर चीज हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो आप वहां से पूरा कंटेंट तैयार कर सकते हैं। सो पंजाब गवर्नमेंट को कहा है हाई कोर्ट ने दैट फाइट अगेंस्ट स्टबल बर्निंग कैन नॉट बी पॉलिटिकल। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सॉरी, एंड नीड टू टेक अर्जेंट स्टेप्स टू स्टॉप फार्म फायर विच आर कंट्रीब्यूटर टू एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। ओके, नेक्स्ट न्यूज हियर इज दैट जब भी ईडी वगैरह रेड करती है ना इन जर्नलिस्ट वगैरह के यहाँ पर, तो उनके जो डिवाइसेस होते हैं वो सीज कर लेती है, जैसे मोबाइल्स, लैपटॉप। अब उसको सीज करने में एक प्रॉब्लम ये आती है कि उन जर्नलिस्ट के जो भी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, काफी सारे विसल ब्लोअर्स भी होते हैं जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, वो अंदर से बताते हैं कि इस चीज में ये करप्शन हो रहा है। राइट, या पर्सनली भी कभी दोस्तों से चैट करते हैं, वो लोग बताते हैं हमारे ऑफिस में ये आदमी इस तरह से रिश्वत ले रहा है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट सीजर ऑफ जर्नलिस्ट डिवाइसेस इज ए सीरियस, ओके, नीड बेटर गाइडलाइंस, कि किस केस में आप उनके डिवाइसेस अपने पास आप अपनी कस्टडी में ले सकते हो और कब नहीं ले सकते। राइट, सो अंडरलाइनिंग दैट प्राइवेसी हैज बीन हेल्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट टोल्ड सेंटर to come up with a better guidelines regarding seizure of devices of journalists. It is very difficult to accept that all within power that investigation agencies have called it very dangerous. Media professionals who will have their own sources of information, okay, sources and other things, there must be some guidelines. राइट, तो ये प्ली किसने दायर की थी? ये की थी फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स ने। दे वर सीकिंग सम सेफगार्ड्स अगेंस्ट what is called unnecessary interference by investigation agencies and laying down comprehensive guidelines for search and seizure of digital devices. Alright, so this was the second news. नेक्स्ट यहाँ पे हमने कल देखा था कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे उन्हीं को एलिवेट करके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया गया है, एंड ही वाज ए दलित। ऑलराइट, दैट इट मींस फ्रॉम एससी कम्युनिटी, एंड 3 लोगों की कमिटी चूज करती है प्राइम मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे कोई से, और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन का कहना था कि जिस शाम पे ये मीटिंग डिसाइड हुई दैट टाइम आई वाज इन मिजोरम, और ऑब्वियसली क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं तो सभी अलग अलग स्टेट में घूम रहे हैं इस वक्त। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर खुद कभी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, एमपी में रहते हैं, तो इन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम आज डिसाइड करेंगे। और लीडर ऑफ अपोजिशन ने रिक्वेस्ट किया दैट आज शाम को मैं मिजोरम में हूँ, आप कल मॉर्निंग में मीटिंग कर लेते हैं हम लोग। ओके, मॉर्निंग में डिसाइड कर लेंगे। तो इन दोनों ने आपस में ही चूज करके डिसाइड कर दिया कि इसको बनाना है। एंड नाउ सी व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इज यूजिंग, दैट कांग्रेस स्किप्ड दिस सीआईसी सिलेक्शन मीटिंग बिकॉज दे हेट दलित्स। नो, आई मीन रियली समटाइम कुछ बातें ऐसी होती है जो शायद प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट जाती है। एनीवे, छत्तीसगढ़ फेज 1 में इलेक्शन हुए, यहाँ पर कुछ वायलेंस देखने को मिला है। और जब मैंने आपको नक्सलिज्म चैप्टर पढ़ाया था, दैट टाइम आई टोल्ड यू कि जो माओइस्ट होते हैं, नक्सल्स होते हैं, दे ऑलवेज वांट कि इलेक्शन को बॉयकॉट करो, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी, दे डोंट बिलीव इन इलेक्शन सॉर्ट ऑफ प्रोसेस, दे वांट टू इम्पोज कम्युनिज्म। राइट, और ना ही वो इन आदिवासियों को चाहते हैं कि ये मेन स्ट्रीम से जुड़ें, अदरवाइज उनका जो बेस है वो खत्म हो जाता है फिर। राइट, तो सरकारी स्कूल्स हो, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हो, लाइक टेलीफोन, रोड, रेलवे, ब्रिज वगैरह, ये इनको डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। नाउ, एक बार हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें हमने कहा था कि सभी गवर्नमेंटों की, कोई एक नहीं, स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो पंजाब की हो, यूपी की हो, या कोई भी स्टेट की हो, ये लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड ओवर से बड़े बड़े कंसल्टेंसी फर्म्स को हायर करते हैं। राइट, इन कंसल्टेंसीज को हायर किया जाता है कि हम एक जल जीवन मिशन लाना चाहते हैं, ठीक है, या कोई भी ग्राउंड वाटर प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, या कोई भी स्कीम बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें आपके ओपिनियन चाहिए। ठीक है, फिर इनको दी जाती है हेफ्टी फीस। अब इसमें करप्शन कैसे निकल के आता है? सपोज कोई मिनिस्ट्री है, ओके, वहां बैठा हुआ चीफ सेक्रेटरी है,
वो किस कंसल्टेंसी फर्म को हायर करने के लिए कहेगा, तो उसमें कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखे जाते हैं। वो ये देखता है क्या मेरा कोई रिश्तेदार या इवन माय सन और डॉटर इज वर्किंग विद एनी सच फर्म। ओके, एंड इफ नॉट वर्किंग देन एटलीस्ट जिस कंपनी को प्रोजेक्ट दे रहा हूं मैं उससे कहूंगा कि देखिए एक जॉब दीजिए अच्छे पैकेज की 1 से 2 करोड़ की मेरे बेटे या बेटी को, या फिर मैं उठा के ऐसी कंपनी को ही प्रोजेक्ट दे दूंगा जहां ऑलरेडी मेरे घर का कोई मेंबर जॉब कर रहा होगा। बोले वो करप्शन तो नहीं कहलाएगा ऑफिशियली देखने में तो। ओके, सपोज कि मेरा बेटा पहले से किसी कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन मैं जानूं चाहिए उसी कंपनी को दे दूं ताकि वहां पर उसका जो पे स्केल है वो और डबल ट्रिपल हो जाए इस बहाने। राइट, तो इस तरह की चीजें हो रही हैं आजकल कि आप एक छोटी छोटी स्कीम के लिए भी आप कंसल्टेंसीज हायर कर रहे हो, तो फिर आपकी जो इतनी एक्सपर्ट ब्यूरोक्रेसी है, जो इतनी मेहनत करके बच्चे आईएएस बन के आते हैं, फिर उनका क्या। राइट, अगर आपको प्राइवेट एजेंसीज को ही ये देना हो तो। राइट, तो उसी तरीके से यहाँ पर इन 5 years 16 मिनिस्ट्रीज गेव ₹500 crore वर्क टू बिग 5 कंसल्टेंट्स। राइट, अब अगर आप ये कहें कि आईएएस एक जर्नलिस्ट होता है, वो डोमेन एक्सपर्ट नहीं होता है, तो देखिए ये एक सजेशन दिया गया है कि जो बच्चे आते हैं जैसे आईआईटी से आ रहे हैं, कि आईआईएम से आ रहे हैं, एम्स से आ रहे हैं, राइट, इस तरह से जो बच्चे स्पेशलिस्ट फील्ड से बहुत अच्छे कॉलेज से आ रहे हैं, ये अगर आईएएस क्वालिफाई भी कर लेते हैं तो इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टिंग ना दी जाए और उनको कहा जाए आप अपने नाम के साथ आईएएस यूज कीजिए। ठीक है, लेकिन आप अभी आपका जो डोमेन है इंजीनियरिंग मेडिकल या जो भी है, आप अपने डोमेन में ही काम कीजिए, एक्सपर्ट बनिए पहले। ठीक है, उस डोमेन के जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तब आपको हम डायरेक्टली सेक्रेटरी लेवल पर ही एंट्री देंगे गवर्नमेंट में। ठीक है, उससे क्या होगा, ये जो प्राइवेट कंसल्टेंसीज को हायर करना पड़ रहा है इनके एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हेल्थ सेक्टर में काम करके आया होगा, ओके, कोई डॉक्टर शेना अग्रवाल जैसी जो डॉक्टर थी, ओके, एम्स से पढ़ी हुई थी, वो हेल्थ सेक्टर में कहीं काम करके आई होंगी 20 साल, उसके बाद अगर वो सेक्रेटरी लेवल पे आती है तो आपको किसी और कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक कनिष्क कटारिया जैसा इंजीनियर 20 साल उस फील्ड में काम करके आया होगा तो आपको टेलीकॉम पॉलिसीज वगैरह जब आगे बनानी होंगी तो आपको किसी प्राइवेट सेक्टर से डोमेन एक्सपर्ट नहीं लाना होगा। आपके पास ऑलरेडी ऐसे आईएएस होंगे जो अपने अपने डोमेन के एक्सपर्ट होंगे। ऑलराइट, वो एक सजेशन दिया जाता है कि ये जो गलत हो रहा है, जहां से देश का बेस्ट टैलेंट गवर्नमेंट जॉब की तरफ आ रहा है, ना वो स्टार्टअप्स की तरफ जा रहा है, ना वो प्राइवेट सेक्टर में एक्सपर्ट बनने की तरफ जा रहा है। ओके, तो ये कंट्री का बहुत बड़ा लॉस है कि आपके यहाँ का जो बेस्ट ब्रेन है, जो बेस्ट टैलेंट है, आईआईटी आईएम्स एम्स से आने वाला, वो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जा रहा है। ऑलराइट, रादर देन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हाँ इस न्यूज की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट आउटसोर्स सेवरल की असाइनमेंट कवरिंग मैनी फेसार्ड्स ऑफ गवर्नेंस टू टॉप मल्टीनेशनल कंसल्टेंसी फर्म। और ये टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज को इसलिए दिया जाता है ताकि अपने घर के बच्चों में से कोई वहां जॉब मिल जाएगी, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, कंसल्टेंसी फर्म रेज कर देगी उसको, या फिर उतनी अच्छी जॉब दे देंगे वो। ठीक है, तो देर इज ऑलवेज ए गिव एंड टेक। एंड कंपनीज के नाम देखिए जरा, ओके, ये नाम आपने सुना होगा, डेलॉइट, ओके, मैकिन्सी। Now, the consultancy assignments worth nearly 500 crore from various government ministries। ठीक है, तो इसका हिसाब मांगा है कि आपने कहाँ कहाँ दिया, जरा पैसा बताइए। ठीक है, अब बिहार की बात कर लेते हैं। तो थर्ड और 1/3 of Bihar families live on around 200 a day, rupees 200, just 200, okay, and among scheduled caste the number stand as high as 44%. Only 7% of population are graduates and 96 have no vehicle। ओके, दिस इज द कंडीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। ओके, सो हमेशा सिर्फ ये देख के कहना कि यार देखिए आई एम सॉरी टू टेक दिस नेम कि टीना डाबी तो रिच थी, ये था वो था, तो यार बाहर खत्म कीजिए रिजर्वेशन वगैरह वगैरह। बट द थिंग इज कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है यार। हमारा जो एनसीआर रीजन है वहां पे शेड्यूल कास्ट आपको फिर भी अच्छा मिल जाएगा, अच्छा एजुकेशन एक्सेसिबल है, अच्छी इनकम है, ठीक है, लेकिन वही शेड्यूल कास्ट बिहार में बुरी तरह सफर कर रहा है। जस्ट लुक एट ओनली 7% अमंग द एससीज आर ग्रेजुएट्स। ओके, 96% डोंट हैव इवन ए व्हीकल आज के टाइम में। ऑलराइट, ओनली 5% ऑफ एससी फैमिलीज अर्न बिटवीन 20,000 to 50,000 एंड ओनली 1% अबव 50,000 रुपीज। अब अगर ये 50,000 रुपीज मान भी लें हम, तो साल का कितना हुआ, 6 लाख रुपए हुआ। ओके, ईडब्ल्यूसी कैटेगरी से भी नीचे, तो फिर आप कौन सी लोग कहते हैं कि एससी में भी क्रीमी लेयर लाइए, किस बात के लिए लाओगे क्रीमी लेयर, एक फैमिली दो फैमिली के लिए। चलिए एनीवे आगे बढ़ते हैं।
ओके, नाउ अब देखिए आजकल हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स, ठीक है, उनकी क्या हाल है वो तो आप भी जानते हैं। इवन आज तक जैसा चैनल 64% लॉस में गया है। ऑलराइट, देखना ही बंद कर दिया लोगों ने। हिंदू मुस्लिम डिबेट से तंग आ गई है जनता, अगर देखना ही बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आजकल लोग ज्यादा वक्त स्पेंड करते हैं और इसके कई रीजन भी हैं। आजकल मोबाइल यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, सबसे सस्ता डेटा, सबसे चीप डेटा इंडिया में मिलता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से आजकल इवन गवर्नमेंट भी अब देख रही है कि यार हमें ना सोशल मीडिया पे ज्यादा एडवर्टाइज करने की जरूरत है। ओके, जैसे अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही देख लो, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ओके, तो लोग इसके बारे में आजकल सोशल मीडिया पे फिर भी ज्यादा देखते हैं रादर देन न्यूज चैनल्स पे। तो फिर वहां एडवर्टाइज देके पैसे क्यों बर्बाद करना। राइट, अब देखिए इधर गवर्नमेंट का देख लेते हैं एक बार। 22-23 में इन लोगों ने क्या किया, प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर वगैरह में एड सिर्फ 220 के दिए, जबकि 18-19 पे कितना दिया था, 429 का, ठीक है, जस्ट हाफ कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज चैनल्स वगैरह 514 करोड़ से इन्होंने कितना कर दिया है, 155। ओके, इवन लेस देन वन थर्ड। ओके, उस तरह आउटडोर पब्लिसिटी, ये होर्डिंग वगैरह, उसमें भी कम खर्च किया, 235 करोड़ से सिर्फ 32 करोड़ पे आ गए। ऑलराइट, तो सबसे ज्यादा ये लोग किस तरफ जा रहे हैं, सोशल मीडिया की तरफ, इन्फ्लुएंसर्स के आसपास। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ टाइम स्पेंड भी किया था एक फिटनेस ट्रेनर के साथ, आई थिंक अंकित करके कुछ नाम है उसका। ऑलराइट, तो प्रिंट, रेडियो, टीवी एंड आउटडोर होर्डिंग्स, इन सब पे थोड़ा कम करेंगे, अब वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब पे ज्यादा खर्च करेंगे। ऑलराइट, तो अभी गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है रेट एंड प्रिपेयरिंग द गाइडलाइंस फॉर दिस न्यू मीडिया। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन ट्रेडिशनल मीडिया हैज शार्पली डिक्लाइन, ये यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है चार्ट में। 2% ऑफ द आउटले ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम इज कैप्ट असाइड फॉर पब्लिसिटी एंड आउटरीच एक्टिविटीज। जैसे अगर मान लीजिए 100 करोड़ हमने विमेन सेफ्टी के लिए बजट रखा, तो इस 100 करोड़ का 2% उसकी पब्लिसिटी पे खर्च किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है ये करने का, रीजन एबिलिटी ऑफ द सोशल मीडिया टू बेटर रीच द टारगेट ऑडियंस फॉर ए पर्टिकुलर स्कीम। 18 to 28 year old youngsters as are the main content consumer. Pick and choose must stop सुप्रीम कोर्ट टू अपॉइंट गवर्नमेंट ऑन जजेस अपॉइंटमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ये कॉलेजियम होता है इनका जो जजेस के अपॉइंटमेंट ट्रांसफर वगैरह के लिए, ये रेकमेंड कर देता है काफी सारे नेम्स कि इन सबको आप हाई कोर्ट के जज के लिए एलिवेट कर दिए। अब उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, फाइनल अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करेंगे, ठीक है, वो भी कैबिनेट की मंजूरी से। तो ये लोग ना इसमें से चूज एंड पिक कर रहे हैं कि आपने जो लिस्ट भेजी उसमें से किस किस को एलिवेट करेंगे हम और किसको नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये चेक करते हैं कि ये जो जजेस अपॉइंट हो रहे हैं इनका पॉलिटिकल एफिलिएशन है क्या किसी से। तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को कहा है, इट रीइटरेटेड इट्स डिस्प्लेजर over government selectively picking names from those recommended by collegium for elevation as high court judges and said that a lawyer's political affiliation should not be a reason to disqualify him. Alright, गवर्नमेंट ये देखती है कि इसका पॉलिटिकल एफिलिएशन है क्या कहीं पे, या इसका कोई पॉलिटिकल टिल्ट है, तो यार सबका किसी ना किसी तरफ टिल्ट होगा पॉलिटिक्स में। ओके, अगर हम 18 साल की एज से वोटर हैं, अगर आज एक हाई कोर्ट जज अपॉइंट होने के लिए आपकी एज काफी ओबियसली काफी एक्सपीरियंस, 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होगा आपके पास, तो आप 18 साल से अगर वोटर दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप कहीं तो टिल्ट रखते होगे ना अपना, किधर तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरफ। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट लॉयर्स पॉलिटिकल एफिलिएशन शुड नॉट बी रीजन टू डिस्क्वालीफाई देम फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज ए जज अनलेस देयर इज ए डीप रूटेड पॉलिटिकल एस्पेक्ट दैट अफेक्ट देयर जुडिशियल वर्क। जब तक कि कोई ऐसा डीप कनेक्शन ना मिले जिससे आपको ये लगे कि ये जज बायस्ड रहेगा आगे चल के। आगे चलते हैं इकोनॉमी और उससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस। अब देखिए इकोनॉमी के लिए मैं अब आपके साथ, अब क्योंकि हमारा प्रीलिम्स अब नजदीक आ रहा है, तो मैं इसके साथ आपके लिए शुरू करूंगा टर्मिनोलॉजी बेस्ड। इकोनॉमी में ना टर्मिनोलॉजीज का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये समझ में आ गया तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। तो मैं इसके शॉर्ट शॉर्ट वीडियो शुरू करूंगा जस्ट 5 मिनट 7 मिनट्स के। ओके, तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारी ग्रोथ रेट कितनी रही थी, 7.8%, ये हम लोग को पहले से पता है। परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स ये क्या होता है, ये बताता है हमें कि अगर 50 से ऊपर है यानी कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक्सपैंड कर रही है, ये अच्छी न्यूज होती है। अगर 50 है तो सेम है स्टैग्नेंट, और लेस देन 50 है तो श्रिंक हो रही है। राइट, तो अभी हमारा पीएमआई फॉर बोथ मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विसेज ये एक्सपेंशन जोन में है, तो ये भी एक अच्छी न्यूज है कि हमारा फर्स्ट क्वार्टर में अगर ग्रोथ है 7.8% था, तो वैसी बात है कि हमारे सेकंड क्वार्टर में भी ग्रोथ अच्छी आएगी क्योंकि हमारा पीएमआई पॉजिटिव है एक्सपेंशन जोन में।
टैक्स कलेक्शन रोबस्ट है, याद कीजिए अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा था जीएसटी में और ऑलमोस्ट 1.7 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है। जीएसटी कलेक्शन ये बताता है कि मार्केट में डिमांड है। जीएसटी कब लगता है? जब आप कुछ खरीदते हो। ओके, तो मार्केट में मतलब लोग खरीदारी कर रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंक्रीज करेगी क्योंकि डिमांड है मार्केट में। और जब वो इंक्रीज करेंगी तो ऑटोमेटिकली पीएमआई जो हमारा होगा वो एक्सपैंड करेगा, राइट। उसी तरह सरकार भी अपनी तरफ से पब्लिक इन्वेस्टमेंट पुश कर रही है, लाइक नए एयरपोर्ट्स बनाना, रोडवेज बनाना, एक्सप्रेसवेज बनाना। उससे क्या होता है कि सरकार की तरफ से रुपया आ रहा है सपोज एक्सप्रेसवे बनने में, तो अब एक्सप्रेसवे बनेगा तो उसमें काफी सारा मटेरियल भी खरीदा जाएगा, रॉ मटेरियल, काफी सारे लोगों को उसमें काम भी मिलेगा, वर्क करने के लिए एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो जनता के हाथ में भी पैसा आएगा उस काम को करके। और जनता के हाथ में जब पैसा आएगा तो ऑब्वियसली बात है वो कहीं खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे तो डिमांड क्रिएट होगी मार्केट में, और फिर वही साइकिल शुरू हो जाएगी, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करेंगी तो पीएमआई बढ़ जाएगा, राइट। तो गवर्नमेंट का पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो पुश है वो भी इसके लिए बहुत अच्छी चीज है। दूसरी, फाइनेंशियल कंडीशन हैव बीन वेरी सपोर्टिव, हेल्दी प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर बैलेंस शीट्स, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पहले जनरली लॉस में चल रहे थे काफी टाइम तक। ओके, बैंक भी उस तरीके से जो लोन दे रहा था वो एनपीए हो जा रहा था, तो फिर बैंक ज्यादा लैंड भी नहीं कर रहा था, और हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है वो उतना ज्यादा लोन उठा भी नहीं रहा था। उसी को हम कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ठीक है, बैंक्स की भी जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रेच थी, और जो प्राइवेट कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज की भी थी, वो भी ओवर स्ट्रेच चल रही थी। जब दोनों में प्रॉब्लम होती है, बैंक की बैलेंस शीट में भी और कॉर्पोरेट की भी बैलेंस शीट में, उसी कहते हैं हम ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। लेकिन अभी के लिए फिलहाल प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट भी अच्छी चल रही है और बैंक का भी बैलेंस शीट बहुत अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट, नाउ, अब जो फूड इन्फ्लेशन था उसमें भी काफी कमी आई है। ठीक है, वो जो टोमेटो वगैरह के प्राइस राइज हुए थे तो नई क्रॉप आई है तो ठीक हो गया। ठीक है, और काफी सारे एक्सपोर्ट में हमने बैन भी लगा दिया राइस पे, वीट पे, कि हम इस तरह की चीजें अभी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे ताकि हमारे यहाँ रेट ना बढ़े। ओके, लेकिन हाँ, एक्सपोर्ट्स हमारे थोड़े कमजोर रहे क्योंकि हमारी पॉलिसीज ही ऐसी हैं। हमने बैन लगा रखा है उस पर कि अभी हम ये नहीं भेजेंगे, वो नहीं भेजेंगे। और दूसरा है कि फॉरेन कंट्रीज में उतनी ज्यादा डिमांड हो भी नहीं रही है, और उनका भी रीजन वही है, उनके भी जो बैंक है ना वो इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं यानी उनकी यहाँ पर जो पब्लिक है उनके पास से डिमांड कम आ रही है, डिमांड कम आ रही है तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हो रहे हैं। नाउ कंजम्पशन हैज हेल्ड अप टू, स्पेशली हमारे अर्बन सेंटर्स में कंजम्पशन भी अच्छा खासा पिक हो रहा है। नॉन फूड इन्फ्लेशन, इसको हम लोग कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। अगर आप सीपीआई इन्फ्लेशन से माइनस कर देंगे ना फूड एंड फ्यूल का इन्फ्लेशन, तो वो कहलाता है कोर इन्फ्लेशन। ओके, तो ये भी कम हुआ है। नाउ द करंट अकाउंट डेफिसिट इज इन सेफ जोन, एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारे अच्छे खासे $580 बिलियन पर हैं, तो ऐसी कोई फॉरेन क्राइसिस के आने की भी उम्मीद नहीं है। Alright. Now, while Europe and China are experiencing a growth slowdown, the like of US have exhibited resilience. चाइना और चाइना की ग्रोथ रेट तो खैर काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई है, काफी ज्यादा डिक्रीज हुई है चाइना की ग्रोथ रेट। यूरोप में भी कुछ ऐसे ही हाल चल रहे हैं, बट यूएस अच्छा है। ठीक है, और यूएस हमारे लिए सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा। यूरोपियन यूनियन है एक तो हमारा, उसके बाद हमारा सबसे बड़ा दूसरा ट्रेड पार्टनर है यूएसए। यूरोपियन यूनियन में 27 देश आते हैं वो अलग बात है, बट कंट्री की बात आती है तो यूएसए अकेला हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है, और यहाँ से डिमांड अभी भी ठीक ठाक आ रही है। नेक्स्ट इज हाई इंटरेस्ट रेट स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ एंड परसिस्टेंट शॉक्स, लाइक मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पैलेस्टीन वगैरह का, तो उस वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे जो एक्सपोर्ट होते थे वहां पे फूड प्रोडक्ट्स के, स्पेशली क्रॉप्स वगैरह, वो थोड़ा सा अभी डिक्रीज हुए हैं। ओके, देन हाई इंटरेस्ट रेट क्यों? क्योंकि वहां की हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो यही कोशिश कर रहा है कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन अभी ना बढ़े। ठीक है, स्पेशली ये कन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद पैलेस्टीन वाला, तो वो इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने में वो क्या कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट रेट जो है उनको बढ़ा रहे हैं। हम लोग भी यही कर रहे हैं। ठीक है, तो हाई इंटरेस्ट रेट ग्लोबल में बढ़ रहे हैं उस वजह से। और जब हाई इंटरेस्ट रेट हो जाते हैं तो जो लोन लेता है ना बिजनेस वगैरह, या पब्लिक भी जो लोन लेती है पर्सनल लोन, वो सब कॉस्टली हो जाते हैं। कॉस्टली हो जाते हैं तो लोन थोड़ा कम हो जाता है, उससे अल्टीमेटली फिर आपकी ग्रोथ अफेक्ट होती है। जब डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में तो फिर ग्रोथ भी कम हो जाएगी। Right. Next is globally, inflation remains dominant concern and threaten to keep already high interest rate higher. और जब तक इन्फ्लेशन हाई रहेगा तो फिर सभी कंट्रीज के बैंक अपने जो रेट हैं उसको हाई रखेंगे। शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूरोपियन यूनियन एंड यूएस हैव राइजन एंड दोज ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन हैज फॉलन। एशिया पैसिफिक मतलब ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया और आसियान कंट्रीज। दो ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, एक मिडिल ईस्ट में इसराइल पैलेस्टीन, दूसरा चल रहा है रशिया यूक्रेन में, तो इस वजह से क्रूड ऑयल बढ़ने का डर हमेशा सता रहा है सभी कंट्रीज को।
नेक्स्ट इज द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ एरेटिक वेदर ऑन एग्रीकल्चर। जैसे अभी हमारे यहाँ इतने फ्लड्स आए थे नॉर्थ इंडिया में कि उस वजह से हमारा इस बार जो थोड़ा सा राइस प्रोडक्शन है, शायद उम्मीद है कि थोड़ा सा कम होगा। उसके बाद हमारे अगस्त जो मंथ था वो फिर इतना ज़्यादा ड्राई चला गया कि उससे भी इम्पैक्ट शायद हमें अपने प्रोडक्शन पर देखने को मिल सकता है। अब जब प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली बात है चीज़ें कॉस्टली हो जाएंगी, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आरबीआई रेट हाइक कर देगा और उस वजह से फिर हमारी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। बट स्टिल इंडिया विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी दिस फिजिकल। नाउ अब जो चैलेंजेस जो वर्ल्ड के सामने खड़े हैं या इंडिया के सामने खड़े हैं, उन चैलेंजेस में से एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? शिफ्टिंग ग्लोबलाइजेशन। आजकल सब कंट्रीज इंट्रोवर्ट होती जा रही हैं, ग्लोबलाइजेशन रिसीडिंग पर है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि लोगों की जॉब्स कम हो रही हैं। आफ्टर ऑल मशीन तो मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं करेंगी ना, उनको तो सैलरी नहीं दी जाती है, दी तो इंसानों को ही जाती है। लेकिन अगर मशीन रिप्लेस करने लगी वर्कर्स को तो फिर ये टेक्नोलॉजी डिसरप्शन क्रिएट कर रही है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट एक्शन। क्योंकि क्लाइमेट एक्शन से क्या हो रहा है कि सभी लोग ये कह रहे हैं कंपनी से कि आप अपना प्रोडक्शन थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए कि एमिशंस कम हो। अब वो एमिशंस कम करने के चक्कर में फिर क्या होता है कि उनको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ता है क्लीन टेक्नोलॉजीज में। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जैसे जापान, स्पेन, इनमें बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है। एज हो रही, पॉपुलेशन एजिंग हो रही है इनमें, तो वो क्या ही डिमांड जनरेट करेंगे फिर। नाउ सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। रिमेंबर चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी कि लोग जो भी बड़ी कंपनीज है वो डाइवर्सिफाई करना चाह रही है कि चाइना के साथ साथ हमें और भी वो चाहिए। दूसरा टैरिफ वॉर। अभी कल ही हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया चाइना वाली। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए थे चाइना को पसंद नहीं आए, तो चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से आने वाले प्रोडक्ट्स पे बहुत हाई टैरिफ लगाया था, 264% का। एंड वर्ल्ड की एजिंग पॉपुलेशन। सो ग्लोबल ग्रोथ, इन सभी फैक्टर्स की वजह से ग्लोबल ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी रिमेन 2.2%। नाउ हमें क्या करने की जरूरत है? पहला, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ डिजिटल एज वेल एज फिजिकल। ग्रोथ एनहांसिंग रिफॉर्म किए हैं हमने टू इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एंड वी आर डाइवर्सिफाइंग ग्लोबल सप्लाई चेन। लाइक हम लोग क्रूड के लिए सिर्फ वेस्ट एशिया पर डिपेंड नहीं है, ऑयल के लिए हम अफ्रीका में भी देख रहे हैं, नाइजीरिया, सूडान जैसी कंट्रीज को। हम साउथ अमेरिका में भी देख रहे हैं, इक्वाडोर, वेनेजुएला एंड ब्राजील जैसी कंट्रीज को। और हम नॉर्थ अमेरिका में भी देख रहे हैं, स्पेशली यूएसए को, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। और रही बात ऑयल कंजम्पशन की, तो हम थर्ड रैंक पर आते हैं, ओके, आफ्टर यूएस एंड चाइना। Now, India is trying to make infrastructure and manufacturing its key growth engine, okay? लेकिन हमें जरूरत है ध्यान देने की कि हम लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर ज्यादा ध्यान दें, इंप्रूविंग वुमेन पार्टिसिपेशन। इसका लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होगा बिकॉज काफी कुछ न्यूज़पेपर में काम का है। नेक्स्ट है डीप फेक चैलेंज, दैट गर्ल रश्मिका मंदाना, उसी का केस है। नो डीप फेक्स, इस पे मैं ऑलरेडी मेंस में एक लेक्चर कर चुका हूं पहले, एक बार देख लेना। डीप फेक्स एज दे आर नोन एम्प्लॉय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स टू क्रिएट फेक इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियोस। The dramatic spread of artificial intelligence platform has made it easier to create such persuasive deepfakes. Okay, क्योंकि पहले ये प्लेटफॉर्म्स इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं थे, आजकल इतनी इजीली एक्सेसिबल है कि आप बस इनपुट दिए जाइए, आप वर्ड से भी बोलते जाएंगे ना कि ऐसी नोज होनी चाहिए, वैसी आइज होनी चाहिए, और वो इमेज बनाता जाएगा। एक और सर्कुलेट हुआ था, ये मंधाना तो ठीक है, एक और हुआ था यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का, कि वो कह रहे हैं अपने सोल्जर से पुट डाउन देयर वेपन्स, वो भी फेक वीडियो था। The relative ease with which such deepfakes can be created and quickly disseminated and consumed, इनकी रीच बहुत ज्यादा वाइड है आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। सो इट इज अ मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ पोलराइज पॉलिटिक्स। आज कोई रिलीजन के नाम पर कोई ऐसा वीडियो सर्कुलेट कर दे तो इतने में तो दंगे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट हुआ है, अब इसको याद रख लीजिए अपने प्रीलिम्स के लिए, प्लेटली डेक्लेरेशन, ओके। इसी तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा परेशान करते हैं कि ये किससे रिलेटेड था, क्यों रिलेटेड था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेफ्टी से, ओके। ये पहला समिट है, 28 कंट्रीज ने साइन किया है इसको, ये भी याद रखना जरूरी है। ये नहीं कि कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मोर देन 100 कंट्रीज साइंड इट, नो, जस्ट 28 कंट्रीज इंक्लूडिंग। अब फिर आपको पूछा जाए कि चाइना इसका मेंबर नहीं था, कई बार कॉमन सेंस ये कहता है हाँ शायद चाइना नहीं होगा, वो इन चीजों में बिलीव नहीं करता है, वर्ल्ड के साथ कोलैबोरेट करने में इन चीजों में, बट नहीं, यहाँ पे सबने साइन किया है, यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, जापान, इंडिया, एवरीवन, ओके। दे नोटेड द रिस्क emanating from this deepfake, so they all called for a global action to address the potential risk stemming from artificial intelligence. Now, across the world, countries have opted for different approaches.
while some are in favor of strict oversight and regulation, जबकि अदर बहुत लाइट लेना चाहते हैं अभी इसको। जो बाइडेन ने भी कहा था, इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया टू एस्टैब्लिश न्यू स्टैंडर्ड्स फॉर एआई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। द ऑर्डर रिक्वायर दैट कंपनी शेयर द रिजल्ट ऑफ देयर सेफ्टी टेस्ट विद द यूएस गवर्नमेंट। ठीक है, कंपनीज कहती हैं हमने सेफ्टी टेस्ट किए थे, तो टेस्ट किए थे तो उसके रिजल्ट गवर्नमेंट के साथ शेयर कीजिए। ओके, सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि नहीं हमने ये लॉन्च सभी सेफ्टी टेस्ट करने के बाद ही किया है। जैसे कार वाले अपने सेफ्टी टेस्ट शेयर करते हैं, उसी तरीके से आप भी अपने सेफ्टी टेस्ट शेयर कीजिए गवर्नमेंट के साथ, उसके बाद लॉन्च कीजिए। इट ऑल्सो इन्वॉल्व द सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सटेंसिव टेस्टिंग इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट दे आर सेफ बिफोर दे आर पब्लिकली रिलीज। अब ये टेस्टिंग की जो स्टैंडर्ड्स भी होंगे ना, वो भी गवर्नमेंट सेट करेगी। अब इंडिया की बात करें तो ट्राई ट्राई ने प्रपोज किया है ए रिस्क मैट्रिक्स, या तो हाई रिस्क है या लो रिस्क है, टू क्लासिफाई एआई यूज केसेस एंड ऑल्सो कॉल फॉर सेटिंग अप ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इंडिया यही करता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है चलिए हम इसके लिए एक बॉडी बनाएंगे, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है हम इसके लिए एक बॉडी बनाएंगे। सो सेटिंग अप ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एंड ए मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी टू एडवाइज इट। बट यहाँ पे देखिए इसकी सेफ्टी में सबसे क्रिटिकल रोल होगा कंपनीज का अल्टीमेटली। जैसे देखिए हमने जब हम लोग पीडीएफ वगैरह बनाते हैं, हम लोग पीछे क्या करते हैं, वाटरमार्क डाल देते हैं अपने इंस्टीट्यूट के नाम का, राइट। उसी तरीके से यहाँ पर भी जब कोई इमेज जनरेट करी जाए इससे, तो उसमें आप वाटरमार्क डाल दीजिए कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट की गई है। Alright. Now, for instance, tech majors such as Alphabet, Meta, and OpenAI, they are taking steps such as watermarking AI-generated content to allow users to identify deepfakes. That is why it must also help shape the global AI regulatory framework. अगर आप कंपनीज कॉपरेट करेंगी तो बेटर फ्रेमवर्क तैयार कर पाएंगे ग्लोबल लेवल पर। Address the concerns ranging from privacy to discrimination and intellectual property rights among others must seek to foster innovation and not to stifle it. अगर इसको हम आउटराइटली बैन कर देंगे तो फिर किसी भी तरह की नई चीजें हो नहीं पाएंगी। हमें वो नहीं करना है, हमें इसको रेगुलेट करना है, बैन नहीं करना है। ठीक है, ये वाला आर्टिकल जो है प्राइवेसी, सेफ्टी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी डीप फेक पर ही बेस्ड है। इसके भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। बाकी मैं डीप फेक पे आपको एक डिफरेंट डायमेंशन से एक और वीडियो बना के दूंगा। अभी मैंने आपको एक बनाया है जिसमें मैंने आपको सिर्फ बताया कि किस किस तरह के होते हैं ये। ओके, आपके प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान रखते हुए। बाकी इसकी ये जो रेगुलेशन वाला एस्पेक्ट है, इस पे हम लोग जल्दी मेंस में एक वीडियो करेंगे। राइट, एंड प्लीज मेंस सीरीज को थोड़ा सीरियसली फॉलो कीजिए, अभी टाइम है आपके पास, बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा यार। एक बार दिसंबर निकल गया ना, फिर जनवरी से फुल फ्लैजेड हम लोग प्रीलिम्स मोड में आ जाएंगे, हम भी आ जाएंगे और आप भी आ जाएंगे। ओके, क्योंकि प्रीलिम्स इज नाउअडेज वेरी डाइसी, बिल्कुल इजी नहीं है। अब पहले देखिए एक दौर था 2015-16 के आसपास, जब लगता था कि यार लास्ट का एक मंथ बहुत है प्रीलिम्स के लिए, आराम से रिवाइज हो जाता था। बट सिंस 2019 थिंग्स हैव चेंज एंड दिस ईयर 22 एंड 23 स्पेशली इट हैज बिकम हॉरिबल। सो प्लीज ओके, अभी मेंस में अच्छे से ध्यान दे लीजिए अगर आपको इसी अटेम्प्ट में निकालना है, और अगर लंबी परियोजना है पंचवर्षीय, बात अलग है फिर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। बाकी प्रीलिम्स के टाइम पर ना मैं आपके लिए प्रीलिम्स की हम सेपरेट रिवीजन सीरीज करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, उसमें आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई विल इंश्योर कि हम अपने एक्सपीरियंस से पूरा अच्छा कंटेंट बनाएंगे और बहुत अच्छे से रिवीजन वीडियोस के थ्रू पूरा रिवाइज कराएंगे। सब कुछ एकदम फ्री है, कुछ पेड नहीं है अभी उसमें। चलिए, डीप फेक कंटेंट इज क्रिएटेड यूजिंग एडवांस एआई टेक्नोलॉजी। ओके, but there are many legitimate use as well. For instance, to anonymize the voices and faces of journalists. अब देखिए कुछ जर्नलिस्ट, जैसे नॉर्थ कोरिया में सपोज कोई जर्नलिस्ट वहां के बारे में कुछ बताना चाहता है, या कोई जर्नलिस्ट हमें मणिपुर के बारे में बताना चाहता है कुछ, ठीक है, बट उसको डर ये है कि यार ये मेरी आइडेंटिटी पता चल गई तो मैं गया काम से, ठीक है, मेरी वॉइस से कहीं मुझे रिकग्नाइज कर लिया तो फिर ऐसे में ना डीप फेक काम भी आता है उसकी, कि वो अपनी वॉइस ना चेंज करके बोल सकता है, इवन जेंडर ही चेंज कर ले अपना पूरा, मेल बोल रहा है तो फीमेल वॉइस में अपना रिपोर्ट दे सकता है। ओके, तो कुछ लेजिटिमेट यूज भी हैं इसके, ऐसा नहीं है कि डीप फेक को पूरी तरह से बैन ही करना है। एनोनिमाइज द वॉइसेज एंड फेसेस ऑफ जर्नलिस्ट एंड हेल्प देम रिमेन सेफ इन ऑपरेसिव रिजीम्स। देयरफॉर ए रेगुलेटरी रिस्पॉन्स, क्या इसी में एग्जांपल जोड़ लीजिए ईरान का, वहां पे क्या चल रहा था, हिजाब के अगेंस्ट लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही थी ना, और कईयों को अरेस्ट किया गया, और एक को तो नोबेल प्राइज भी मिला है, पीस प्राइज। ठीक, तो ऐसी ऑपरेसिव रिजीम में डीप फेक काम आ सकता है उनके अपने इश्यूज रेज करने में। Therefore, a regulatory response that aims to draw a blanket ban is likely to be disproportionate and possibly ineffective. तो हमें नहीं करना है, हमें एक ब्लैंकेट बैन नहीं लगाना है इस पे, इसके कुछ यूसेस भी हैं कुछ कंट्रीज में।
तो लाइफ साइकिल जो होती है डीप फेक की वो 3 स्टेप में होती है। पहला क्रिएशन, दूसरा डिसेमिनेशन एंड डिटेक्शन। अब देखिए जो डिटेक्शन है ना ये सबसे मुश्किल है। कल हमने देखा था इसमें कुछ पॉइंट्स दिए थे उन्होंने एक्सप्लेन पेज पे कि इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हो। आप देख सकते हो क्या आई मूवमेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच कर रही है, बट इतना शार्पली कौन ऑब्जर्व कर रहा है यार। लोग रील्स यूं स्क्रॉल करते हैं, देखा कि यार ये आदमी तो कुछ गलत बोल रहा है और मान लिया। ओके, तो डिटेक्शन सबसे टफ टास्क है, बट क्रिएशन और डिसेमिनेशन पे कुछ वर्क किया जा सकता है। सभी कंट्रीज अपना अपना अप्रोच ले रही हैं। चाइना ने क्या किया अपने यहाँ पर, इट रिक्वायर प्रोवाइडर्स ऑफ डीप फेक टेक्नोलॉजीज यानी कि कंपनीज टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ दोज इन देयर वीडियोज, वेरीफाई द आइडेंटिटीज ऑफ द यूजर्स एंड ऑफर रिकोर्स टू देम। कैनेडियन अप्रोच क्या है, उसका अप्रोच है मास अवेयरनेस कैंपेन एंड पॉसिबली एक लॉ बनाना है, लेजिस्लेट करना है दैट वुड मेक क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डीप फेक्स विद मैलिशियस इंटेंट इलीगल। नाउ मेजर्स लाइक, सबसे इजी मेजर क्या है, वाटरमार्क ऑल द एआई जनरेटेड वीडियोस कुड बी ए गुड फर्स्ट स्टेप, राइट। जैसे हम लोग पीडीएफ को वाटरमार्क करते हैं। डिटेक्टिंग डीप फेक वीडियोस बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट ड्यू टू एडवांसमेंट इन एआई कंटेंट जनरेशन। वही मैंने आपको बताया, डिटेक्शन सबसे मुश्किल है। क्रिएशन और डिसेमिनेशन पे आप कुछ कर सकते हो। डिसेमिनेट करने को आप इलीगल बना सकते हो एक लॉ के थ्रू, ठीक है। क्रिएशन के थ्रू, क्रिएशन में गड़बड़ ना हो उसके लिए आप वाटरमार्क लगा सकते हो। तो हम क्रिएशन को कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं, डिसेमिनेशन कर सकते हैं। लेकिन थर्ड जो स्टेप है डिटेक्ट करना, ये बहुत मुश्किल है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और इंप्रूव होती जा रही है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा डिटेक्ट करना आगे चल के, ठीक है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्पॉट। Now, this can significantly harm people in the videos and reduce trust in the credibility of video evidence. जैसे आज हमने अपने न्यूज चैनल्स पे बिल्कुल ट्रस्ट लूज कर दिया ना कि ये खुद गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, 2000 के नोट में चिप है एंड सो ऑन। उसी तरीके से नो क्रिएटिंग डीप फेक्स और फॉल्स कंटेंट इन जनरल इज नॉट बाय इटसेल्फ इलीगल, ठीक है। पहले तो ये दिमाग से निकाल दो, प्रीलिम्स में ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि डीप फेक क्रिएट करना ही इलीगल है, तो नहीं, अपने आप में इलीगल नहीं है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, किसी ऑपरेसिव रेजिम में कोई जर्नलिस्ट अगर काम कर रहा है तो वो यूज कर सकता है डीप फेक को, उसमें इलीगल कुछ नहीं है, ओके। एंड दैट मे बी प्रोटेक्टेड अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कॉमन सेंस आपसे गलत कराएगा एग्जाम में। In other cases, it is unclear whether a video would be considered obscene, defamatory, or satirical. So many regulations around deepfake focus on the sharing and dissemination of such content. तो हमें ज्यादा ध्यान क्रिएशन और डिसेमिनेशन पे ही देना चाहिए, डिटेक्शन करना बहुत मुश्किल होने वाला है। Typically, platforms must remove unlawfully content within 36 hours of being notified by court or government. ये remember this point क्योंकि ये अभी आगे एक्सप्लेन पेज पे भी आएगा। अगर आपने कोई अनलॉफुल कंटेंट आया है और उसके अगेंस्ट आपको गवर्नमेंट या कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो विद इन 36 आवर्स आप रिमूव कर दीजिए उस कंटेंट को। ऑलराइट, रिमेंबर दिस, ना 24 आवर्स है ना 48 आवर्स है, 36 आवर्स है। और यूपीएससी कभी कभी नंबर से खेल जाता है। नाविक पे क्वेश्चन आया था, उसमें उसने नंबर से खेल कर दिया था। 1500 किलोमीटर को उसने रिड्यूस कर दिया था कि 500 किलोमीटर। और जनरली आपका कॉमन सेंस ये कहता है कि यूपीएससी नंबर्स नहीं चेंज करता है तो गलत स्टेटमेंट नहीं होगा, बट वो गलत हुआ था। If an individual is depicted in a sexual act or partial nudity, then आपको विद इन 24 आवर्स में रिमूव करना होगा, ओके। अगर वो सेक्सुअल कंटेंट या पार्शियल न्यूडिटी है तो आप 24 आवर्स में रिमूव कीजिए। दे ऑल्सो रिक्वायर टू पब्लिश टर्म्स ऑफ सर्विस दैट प्रोहिबिट यूजर्स फ्रॉम अपलोडिंग सच कंटेंट। तो ये तो अभी भी होता है, अगर आप कुछ गलत वीडियो अपलोड करेंगे तो वो बोल देता है आपको। Now, platform must also make reasonable efforts to cause the user to not upload such content on their platform and act on user complaint within 72 hours. Ultimately, use of deepfake echoes the issue we are likely to have with image-based generative AI and the scale and speed of how other kind of problematic content can spread online. Consider a multi-pronged regulatory response that engage with both artificial intelligence and platform regulation. The upcoming Digital India Act, जो कि अब हम लोग लाने वाले हैं, which will reportedly regulate artificial intelligence and emerging technologies along with online platforms, provide an opportunity to address some of these issues. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एयर पोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर ये जो एयर पोल्यूशन पे आर्टिकल आया ना, इट इज मोर रिलेटेड विथ जो डिजीजेस होती हैं इनसे, कैंसर, क्रॉनिक डिजीज एंड सो ऑन। तो इसको ना मैं एज इट इज आपके टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से कर लेना इसको, क्योंकि इसमें समझाने का कुछ नहीं है। इसमें बस आपको यही सब जानना है कि 1/3 ऑफ द डेथ फ्रॉम स्ट्रोक, लंग कैंसर, हार्ट डिजीज, ओके, एंड इक्विवेलेंट इफेक्ट टू स्मोकिंग टोबैको। आज दिल्ली की हवा ऐसी है जैसे आप खुद स्मोकिंग कर रहे हो, ठीक है। इट इज हायर देन इफेक्ट्स ऑफ ओवर कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट, सेवरल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज एंड अदर
डिमेंशिया। चिल्ड्रन चिल्ड्रन इनके साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लंग्स, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं बच्चे, तो सांस भी सबसे ज्यादा, इनकी ब्रीदिंग थोड़ी फास्टर ही रहती है। ओके, उस वजह से इनके लंग्स पे सबसे ज्यादा डैमेज हो रहा है। They are less capable to metabolize, detoxify, and excrete air pollutants. It affects children's developing brains and cognitive development. They inhale more air per unit of body weight than the adults, as they are physically more active and breathe in more air pollution. And even the babies born to women who are exposed to air pollution, it is more likely that the baby जो होगा वो premature होगा और low birth weight होगा. Alright. बट एट द सेम टाइम एयर पोल्यूशन ग्रेट लेवल, इट अफेक्ट रिच एंड द पुअर बोथ अलाइक, क्योंकि सांस तो सबको एक ही हवा में लेनी है ना। Okay? एक वन हेल्थ अप्रोच बता देते हैं यहाँ पर, ये क्या होता है। वन हेल्थ अप्रोच मतलब हमें सिर्फ इंसान की हेल्थ या उसके एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं देना है, हमें एनिमल की हेल्थ पे भी ध्यान देना है, प्लांट की हेल्थ पे भी ध्यान देना है, अपनी क्रॉप्स की हेल्थ पे भी ध्यान देना है। क्यों? अल्टीमेटली जो भी जूनोटिक डिजीज आते हैं वो आते कहाँ से, वो आते तो एनिमल से ही है ना। So the One Health approach has traditionally focused on infectious disease in relation to zoonosis, food safety, and antimicrobial resistance. The Berlin Principle on One Health 2019 recognizes that decisions regarding land, air, sea, freshwater use directly impact the health and well-being of humans, animals, and ecosystem. Alteration in ecosystem paired with decreased resilience generate shifts in communicable as well as non-communicable disease, emergence, exacerbation, spread. Alright? तो ये पूरा आर्टिकल आप आराम से पढ़ लेना जो हाईलाइट किया मैंने, बाकी काम की बातें मैंने आपको बता दी है। नो अब हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये जो गैम्बलिंग इंडस्ट्रीज थी ना, बेटिंग, इन पर रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स लगा दिया है कि आपने पिछले 6 साल में जो भी पैसा बनाया है ना उस पर टैक्स दो। अब बात ये है कि जैसे सपोज कीजिए कि सभी 4-5 मेंबर ने कंट्रीब्यूट करके यहाँ पे कोई गेम खेला एक ग्रुप में, ठीक है, और फिर उनमें से कोई एक जीत गया, तो उस टाइम टैक्स लगता था 10%। तो प्लेटफॉर्म ने 10% टैक्स काट के बाकी का अमाउंट इस विनर को दे दिया। अब आप कह रहे हो कि नए लॉ के हिसाब से आप 28% टैक्स दीजिए पिछले 6 साल में आपने जो भी बैटिंग हुई आपके प्लेटफॉर्म पे। तो भाई मैं तो दे चुका हूँ यूजर्स को, जा चुके हैं वो, अब कहां से दूं मैं 28%। और ये तो इस तरह की जो टैक्सेस है ना, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस, और इस तरह की जो अनस्टेबल रिजीम्स होती हैं, ठीक है, कि आप आज मैं कुछ बिजनेस वगैरह कर रहा हूँ, अपना प्रॉफिट बना रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, और क्या भरोसा कि 5 साल बाद सरकार कोई नया लॉ ले आए और कहे कि रेट्रोस्पेक्टिवली हमें टैक्स पे कीजिए सिंस 2023, जब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका पूरा जो इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट है ना वो इम्पैक्ट होता है। कई ऐसी एप्स हैं, ये जंगली रमी टाइप, इस टाइप की कई एप्स हैं जिनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। तो फिर अल्टीमेटली आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो इमेज है ना आपकी कंट्री की, उस पर असर पड़ता है कि ये कंट्री में टैक्सेशन रिजिम स्टेबल नहीं है, ये कभी भी आपसे बैक डेट से पैसा मांग सकते हैं। Now, the case is that Directorate General of Goods and Service Tax Intelligence, जिसे हम DGGI कहते हैं, it issued a show cause notices to several gaming companies demanding GST of 1.5 lakh crore for the period of 2017 to 22. ओके, तो अब 6 साल हो चुके हैं, आप पिछले 6 साल का टैक्स मांग रहे हो उनसे, सब्जेक्ट टू वूपिंग 28% GST. Okay. Now the claims are not only misleading but without legal foundation because Section 12 of Public Gambling Act 1867, any game of mere skill will not amount to gambling. ओके, ये जो हमारा गैम्बलिंग एक्ट था ना उसी में एक्सप्रेसली लिखा हुआ था ये कि अगर ये गेम ऑफ स्किल है तो उसे गैम्बल नहीं माना जाएगा। और ये जो आए फैंटेसी ऐप वगैरह, दे आर गेम ऑफ स्किल्स ओनली। ओके, सो द गेम ऑफ स्किल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अमाउंटिंग टू बैटिंग और गैम्बलिंग। बैटिंग गैम्बलिंग वो होता है यार, जैसे आपने लॉटरी के टिकट खरीद लिए, बस लक से कभी आपका लॉट लग गया तो लग गया, ठीक है, उस पे टैक्स देना पड़ता है आपको, वो ठीक है एक बार को। लेकिन यहाँ गेम ऑफ स्किल्स जब लिखा हुआ है इस एक्ट में, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट में, कि इस पे टैक्स नहीं देना, तो फिर आप क्यों मांग रहे हो। इन केस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, सेवरल हाई कोर्ट्स have repeatedly held that game of skills do not amount to betting and gambling even if winners are rewarded in cash. खुद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक कह चुके हैं ये बात कि ये गैम्बलिंग नहीं मानी जाएगी गेम ऑफ स्किल्स को, बट सरकार कह रही है नहीं ये गैम्बल है, आप टैक्स दीजिए 28%। अब ये आप अपने प्रेजेंट्स के याद रखिए, ठीक है। जैसे ये जो प्राइस कंपटीशन वगैरह होते हैं, लॉटरी लगती है लोग की, तो उसमें क्या है, लॉट से ड्रॉ किया जाता है, लक है आपका तो ठीक है। आर इन द नेचर ऑफ गैम्बलिंग, तो उसको गैम्बलिंग मानते हैं क्योंकि वहां शेयर लक काम कर रहा है, वहां आपका दिमाग कुछ नहीं कर सकता, आपकी स्किल्स कुछ नहीं कर सकती। ओके, तो एंड दे कैनॉट बी एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंडली, गेम्स वर प्रीपोंडरेंस ऑफ स्किल्स it dominate cannot be considered gambling and are protected under the constitution.
अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि रेट्रोस्पेक्टिवली आपने मांग रहा है, कंपनीज अभी के लिए तो तैयार है कि अब जो 28% टैक्स लग रहा है हम वो करेंगे मैनेज, बट आप कह रहे हो कि 2017 से दो पूरा। ओके, GST Council decided to amend the law and treat winning of game of skill also amounting to betting and gambling, but the claim of 1.5 lakh crore for period of 17 to 22, जबकि उस वक्त ये लॉ था ही नहीं। अब ये लॉ है तो आप देने को तैयार है कंपनी 28% टैक्स, बट जब लॉ था ही नहीं उस टाइम मांग रहे हो आप, तो ये गलत है, ये गलत मैसेज देता है वर्ल्ड को। Several gaming companies will close because of retrograde levy of 28% on the gross amount. Indeed, no country which permit online gaming has such a regressive tax. ये सिर्फ इंडिया ही लगा रहा है। नाउ डैमेज, ये डैमेज करेगा इंडिया की इमेज एज ए सेफ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, क्योंकि अब दूसरे सेक्टर्स में अगर कोई इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है वो सोच रहा है कि आज मैं इन्वेस्ट करता हूँ इंडिया में, मुझे फायदे मिलेंगे कुछ साल बाद इसके, बट पता चल रहा है कुछ साल बाद वो एक नया लॉ लेके आ रहे हैं और आपको टैक्स लगा रहे हैं पिछले 5 साल का। ओके, तो ऐसे में काफी सारी फॉरेन कंपनीज ने इन्वेस्ट किया हुआ था इसमें काफी सारा अमाउंट। ओके, और काफी सारे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुए उससे, कंपनीज बैक एंड में इतने सारे लोगों को रखती है। बट द कोलेटरल डैमेज टू इंडियाज रेपुटेशन एज ए कंट्री विच रिस्पेक्ट द रूल ऑफ लॉ विल बी इवन ग्रेटर। क्योंकि जो पैसे आएंगे 1.5 लाख करोड़ वो तो ठीक है अपनी जगह, बट कंट्री की इमेज पे असर पड़ेगा। नाउ इंडिया यूएस, अब देखिए 2+2 डायलॉग आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है। एक होते हैं इसमें डिफेंस मिनिस्टर, एक होते हैं फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। इंडिया ने ये चीज यूएसए के साथ भी कर रखी है, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी की हुई है, हमने साउथ कोरिया के साथ भी की है और हमने जापान के साथ भी कर रखी है। 2+2 समिट हम लोग होस्ट करते हैं। तो ये अब हम यूएस के साथ होस्ट करने वाले हैं, इंडिया में ही हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले इंडिया इंडिया यूएसए के रिलेशन खराब हो गए थे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, उसके बाद 2008 में जाके हमने एक न्यूक्लियर कॉपरेशन डील की, तब से रिश्ते थोड़े से सुधर गए। Now, we also want to build on the progress already made in defense, diplomacy and technology। अब मैं वो सारी चीज़ यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ, हमने पहले भी देखे ही हुए वो सब, ठीक है। यूएसए के साथ हम इंजन वगैरह बना रहे हैं, ITU2 कॉपरेशन कर रहे हैं, इसराइल यूएसए यूएई इंडिया, ठीक है। अच्छा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे ICET इमर्जिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पे वर्क कर रहे हैं। ना गाजा यूक्रेन की वॉर, ऊपर से फिर चाइना का रिविजनिस्ट जो ओरिएंटेशन है कि ये सब मेरा हिस्टोरिकल वाटर्स हैं, पूरा साउथ चाइना सी मुझे दे दो, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजों के साथ डील करते हैं हम लोग यूएसए के साथ बायलैटरल लेवल पर कि इसको कैसे हैंडल करें। साउथ चाइना सी में अभी आपने देखा ही था तो कुछ दिन पहले फिलीपींस और इनके बीच तनातनी चल रही थी, इनकी कोस्ट गार्ड के बीच में, ठीक है। आसियान कंट्रीज और उसके बाद 4 कोऑर्डिनेशन, इसके भी हम लोग मेंबर हैं। नाउ इफ द प्रपोज क्वाड समिट जो कि दिल्ली में होने की उम्मीद है जनवरी 24 में, तो उस पर भी अगेन पूरा फोकस किस पे रहेगा, चाइना के मैरीटाइम असर्टिवनेस पर ही, साउथ चाइना सी में जो वो कर रहा है। ओके, और फिलीपींस के साथ जो इसका इशू चल रहा है वो चल रहा है स्कारबोरो शोर को लेके, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कहाँ पे आता है ये, पैसिफिक ओशन में, प्रीलिम्स के याद रखिएगा स्कारबोरो शोर। नाउ मनीला टुक द केस टू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, वो जो कहता है ना 9 डैश लाइन है मेरी और पूरा साउथ चाइना सी मेरा है, तो ये यूएन क्लॉज को नहीं मानता, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, जो कि कहता है कि आपका 200 नॉटिकल माइल्स तक का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो सकता है। तो आसियान कंट्रीज का ओवरलैप होता है चाइना की 9 डैश लाइन से, तो इसके अगेंस्ट यूएन ट्रिब्यूनल में गया था फिलीपींस। तो इट टुक द केस टू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड व्हेन द फिलिपिन क्लेम वाज अपहेल्ड इन द हेग इन 2016, बीजिंग ने रिजेक्ट कर दिया कि ये वर्डिक्ट मैं नहीं मानता, वो तो हमेशा करते ही यही हरकतें। Subsequently, it imposed the de facto physical control over its claim in South China Sea that include disputed Scarborough Shoal and Spratly Island. Now, US could also be drawn into this dispute if they expand the scope of the conflict, and it will exacerbate an already bleak global security scenario, and US-China war will be very costly for the world. ठीक है, बात करते हैं मनीला फिलीपींस की, तो ये बहुत ही क्लोज अलाई था यूएसए का ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, जब तक कोल्ड वॉर चल रही थी, बट उसके बाद कोल्ड वॉर खत्म हो गई और ये चाइना की तरफ शिफ्ट होता चला गया, फिलीपींस चाइना की क्लोज आ गया, स्पेशली अंडर दी प्रेसिडेंट ड्यूटेट्री, ओके, जब वो पावर में थे। उसके बाद प्रेसिडेंट बदले और फिलीपींस के लक्षण भी बदले। प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, Philippines slowly distancing itself from China and revived its military cooperation with the USA, including joint naval exercises. Japan has also increased its military engagement with the Philippines. और जापानीज के प्राइम मिनिस्टर का नाम देख लेते हैं, फूमियो किशिदा। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक यही गोल है, चाहे इंडिया हो, यूएसए हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो या आसियान कंट्रीज हो, गोल यही है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। जबकि चाइना का गोल अलग है कि नहीं नहीं ये साउथ चाइना से तो पूरा मेरा है।
नाउ द डार्क क्लाउड्स ऑफ कोर्शन एंड कन्फ्रंटेशन आर कास्टिंग ए शैडो इन द इंडो पैसिफिक। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इस तरह के पॉइंट्स आपके आंसर में दिखने चाहिए। नाउ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने भी चाइना के अगेंस्ट थोड़ा सा पुश किया था कि आप हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस कर रहे हो, तो फिर उन्होंने बंद कर दी फॉरेन फंडिंग अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को। एंड सब्सिक्वेंटली तो फिर चाइना ने क्या किया रिटर्न में कि उसने काफी सारे बॉयकॉट लगा दिए, ट्रेड बॉयकॉट चाइना पर, ठीक है, टैरिफ लगा दिया 264% का, कि ऑस्ट्रेलिया से आने वाले प्रोडक्ट्स पर हम इतना टैरिफ लगाएंगे। नाउ द फिलीपींस कुड फेस दिस डिलेमा एज वेल। अगर फिलीपींस भी हद से ज्यादा चाइना के साथ कन्फ्रंट करेगा तो फिर वो भी यही करेंगे, वो ट्रेड एस्पेक्ट पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और ऑफ कोर्स फिलीपींस से बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है चाइना से। और इंडिया की बात करें तो हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ बहुत ज्यादा है, $77 बिलियन। इट इज इधर द चाइनीज वे और द हाईवे। आजकल ये कहानी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी उन्होंने दिखाई दिया, या तो हमारे टर्म्स पे चलिए नहीं तो मत चलिए। नाउ ट्राइलेटरल पार्टनरशिप बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए, आकुस, ये बना था लास्ट ईयर और यूपीएससी ने मेंस में तुरंत ही पूछ भी लिया था ये क्वेश्चन। चाइना के लिए प्रॉब्लम है सिर्फ एक मलाका डायलेमा। मलाका स्ट्रेट जो है ना, जो इंडोनेशिया की शुरुआत से लेके इंडिया का जो अंडमान है वहां से, ठीक है, बहुत पतली सी स्ट्रेट है, बस यही इसका चोक पॉइंट है चाइना का, जिसके लिए लेकर वो वरी रहता है कि इंडियन नेवी कभी चाहे तो इसको चोक जरूर कर सकती है। ओके, next is, while the USA has voiced its support for the Philippines and reaffirmed its ironclad defense commitment, no other nation has been as forthcoming. Now, यूएस चाइना का जो भी इशू है, ट्रेड डिपेंडेंसी, आपस में ट्रेड उनका बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, इंडिया चाइना से तो कहीं ज्यादा। टेक्नोलॉजी कंपटीशन, यूएसए ने अपने यहाँ बैन भी किया है कि हुआवी वगैरह को हम नहीं करेंगे अपने यहाँ लोग। strategic discord wherein both nations are jostling for global primacy. US seek to preserve the current status quo while China is on revisionist path. चाइना चैलेंज करना चाहता है यूएस हेजमनी को। नाउ यहाँ पर चेतक और चीता क्या है, तो ये इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स थे, ठीक है। तो आर्मी प्लान्स टू स्टार्ट रिप्लेसिंग इट्स ओल्ड चेतक एंड चीता हेलीकॉप्टर विद इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर। और किससे रिप्लेस करेंगे, हम इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर किए हैं हमने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर उनसे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो कुछ नए हेलीकॉप्टर हम लीज पर भी ले सकते हैं। द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग चेतक एंड चीता विल टेक 10 to 12 ईयर। ओके, और हम लोग शुरू करेंगे 4 साल बाद, यानी 27 से शुरू करेंगे रिप्लेस करना, और 10-12 साल लग जाएंगे पूरी तरीके से रिप्लेस करने में। और उसके अलावा हम लोग अनआर्म्ड व्हीकल यानी कि यूएवीज, जो ड्रोन टाइप की चीज होती है, उनको भी एनहांस कर रहे हैं, उनको भी करने में हमें 5 साल लगेंगे। और हम किसको इंडक्ट करना चाहते हैं, इजरायली हेरॉन MK2 एंड हर्मिस स्टारलाइनर। ठीक है, ये मॉडर्नाइजेशन प्लान आर्मी वगैरह की, ये मैंने आज ही आपके साथ डिस्कस करे हैं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में, इन मेंस 450+। उसमें मैंने ये सारी मॉडर्नाइजेशन, आर्मी मॉडर्नाइजेशन, CDS, ये सब बातें की है, तो उसको देख लेना वहां से। ठीक है, और इनको रिप्लेस करने की वजह ये है कि काफी सारे हेलीकॉप्टर क्रैश देखने को मिले हमें कुछ टाइम में, और हमारे जो फर्स्ट डिफेंस CDS थे बिपिन रावत जी, उनकी डेथ भी हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई थी, राइट। यहाँ पर वही बात है कि गवर्नमेंट या आपका कोर्ट कह सकता है कि AI आर्टिफिशियल कंटेंट को आप टेक डाउन कीजिए विद इन 36 आवर, जो मैंने आपको पीछे एडिटोरियल में भी समझाई हुई है। राइट, और ये कर सकते हैं अंडर सेक्शन 66 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, विच एंटेल्स द पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स। ठीक है, उसके अलावा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो रूल्स हैं जो लास्ट ईयर आए थे, सॉरी 2021 में, उसमें भी एक रूल था जो कहता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू टेक डाउन कंटेंट इन द नेचर ऑफ इम्पर्सोनेशन इंक्लूडिंग आर्टिफिशियली मॉफ्ड इमेजेस विद इन 36 आवर्स। ऑर्डर ऑन फायर क्रैकर बैन। अब यहाँ पर क्या किया है इन्होंने कि फायर क्रैकर पे बैन लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, बस ये कहा है कि अगर ग्रीन क्रैकर है तो उनको आप यूज कर सकते हो। अब एक तो ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, अभी बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ग्रीन क्रैकर्स होते क्या है। पर आप ये समझ लीजिए कि इनमें एक तो नॉइज बहुत कम होती है, और एमिशन की बात करें तो सिर्फ वाटर वेपर्स एमिट होते हैं। ऑलराइट, कोई भी ऐसी बदबूदार गैस रिलीज नहीं होती जिससे कि एयर पॉल्यूट हो ग्रीन क्रैकर में। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आपसे अगले लेक्चर में बात करूंगा, आज ये लेक्चर वैसे लेंदी होने जा रहा है। नाउ सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट इट्स ऑर्डर बैनिंग द यूज ऑफ बेरियम एंड बैंड केमिकल्स इन फायर आर एप्लीकेबल नॉट जस्ट टू NCR बट एंटायर कंट्री। और ये सिर्फ दिवाली के लिए बैन नहीं लगाया गया, ये थ्रू आउट द ईयर रहेगा, हमेशा रहेगा। ओके, एयर और नॉइज पॉल्यूशन दोनों के साथ डील करना चाहते हैं हम लोग। Now, in October 2018, it banned the production of and sale of all cracker except green crackers and those within reduced emissions. It prohibited use of barium,
salts in firework and said their noise level should be within permissible limits. इस बेरियम की वजह से नॉइस ज्यादा आती है पटाखों में. The court also banned their online sale and directed they can be sold only through licensed traders and laid down the time schedule for bursting on various occasions. ओके, ग्रीन क्रैकर्स की बात मैं आपसे अगले सेशन में कर लूंगा. यहाँ पर है डाइकिन यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया की डाइकिन यूनिवर्सिटी. ये पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी बनी है जिसने अपना कैंपस लगाया है इंडिया की गिफ्ट सिटी में. ओके, और इन्होंने फीस कितनी रखी है? 10.7 लाख पर एनम. बहुत ज्यादा है इंडिया के हिसाब से, बट ऑब्वियसली अगर इंडियंस पढ़ने ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो ये और ज्यादा महंगी पड़ती है. अभी इसने 2 कोर्स लॉन्च करे, मास्टर्स इन कंप्यूटिंग डेटा एनालिटिक्स. ठीक है, ओपन एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फ्रॉम 25 से ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी लॉन्च करेगा. रही बात टीबी की, इसमें ऑलरेडी हम मेंस 450 प्लस में इसका लेक्चर देख चुके हैं टीबी एलिमिनेशन पे. इसमें जो नई बातें वो यहाँ से बता देता हूँ, ऐड कर लेना. इंडिया अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस केसेस इन द वर्ल्ड इन 22. ठीक है, 2022 में भी सबसे ज्यादा रहे. ओके, कितना रहा है? 27% ऑफ द ग्लोबल. ओके, नाउ WHO निकालता है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट एंड 30 हाई बर्डन टीबी कंट्रीज अकाउंटेड फॉर 87% ऑफ वर्ल्ड टीबी केसेस. सिर्फ 30 हाई बर्डन कंट्री, अगर इन 30 कंट्रीज में अच्छे से वर्क कर लें तो 87% केसेस खत्म किए जा सकते हैं. ऑलराइट, 2022 में हमारे पास आए हैं 2.8 मिलियन केसेस एंड केस फैटिलिटी रेशियो ऑफ 12%, यानी 12% लोगों की डेथ हो जाती है. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. काफी लेंथी पेपर है यार. इवन आई एम टायर्ड. चलिए, ये गाजा वगैरह का इशू तो चलते ही रहता है, अभी तो चल रहा है न्यूज में. यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने दोबारा कोशिश की थी एक रेजोल्यूशन पास करने की कि इस वॉर को स्टॉप किया जाए. यूनाइटेड स्टेट इज कॉलिंग फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉजेज एंड ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर, desperately needed aid and prevent more civilian death in Gaza. And this person is really nice, Secretary General Antonio Guterres. नाटो की बात करें तो नाटो ने एक टाइम पर कोल्ड वॉर खत्म हुई थी ना, तब एक डील की थी कि हम नाटो फोर्सेस को आपकी बॉर्डर पे खड़े नहीं करेंगे, और रशिया ने भी और किया था कि हम अपनी फोर्सेस को आपकी बॉर्डर्स पे नहीं करेंगे. बट अब इन दोनों ने ये ट्रीटी तोड़ दी है. दिस फॉर्मल सस्पेंशन ऑफ की कोल्ड वॉर एरा सिक्योरिटी treaty in response to Russian pullout from the deal. Okay. Most of NATO's 31 allies, 31 countries हैं इसमें. okay. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बता सकते हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में. Most of NATO 31 allies have signed the Treaty of Conventional Armed Forces in Europe, which is aimed at preventing Cold War rivals from massing forces or near mutual borders. okay. साइन हुई थी 1990 में, बट नॉट फुल्ली रेटिफाइड अंटिल 2 years. तो 92 में जाके रेटिफाई हुई. चलिए नेक्स्ट, कि रशिया से हमने चीप ऑयल परचेज किया था ना, तो उससे हमारी जो कंपनीज थी उनको ऑलमोस्ट 3.3 बिलियन डॉलर की सेविंग्स हुई है. अदरवाइज हमें इतने और ज्यादा देने पड़ते. टॉप 5 प्रोड्यूसर्स याद रख लीजिए अपने प्रीलिम्स के लिए, लेकिन ये अप्रैल सितंबर का है, तो अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान से पढ़ना. ओके, किसी पर्टिकुलर क्वार्टर का पूछ रहा है या पूरे ईयर का पूछ रहा है? वैसे पूरे ईयर का ही पूछेगा, तो उस वक्त जो भी नया डेटा निकल के आएगा हमारे लिए साल के एंड में, वो हम याद रख लेंगे. बट अभी फिर भी याद रख लीजिए, रशिया टॉप पे रहा है, फिर इराक, फिर सऊदी अरेबिया, देन यूएई एंड यूएसए. नाउ सी दीज 3 कहाँ लाई करते हैं? उस रीजन में जहां इस वक्त कंफ्लिक्ट चल रहा है. तो हम इसलिए डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, रशिया, यूएसए, इसी में आप वेनेजुएला जोड़ दीजिए. ओके, इसी में आप नाइजीरिया, सूडान जोड़ दीजिए. ये हम डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ इंडिया सेव्ड अराउंड $3.3 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 24, सिर्फ 6 महीने में. परचेज ऑफ डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल. India है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल. इट डिपेंड ऑन इंपोर्ट टू मीट 85% ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ क्रूड ऑयल एंड इट ऑल्सो टॉप द लिस्ट ऑफ इंडियन मर्केंटाइज इंपोर्ट बाय वैल्यू. ठीक है, हम लोग जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं ना, उसमें वैल्यू के टर्म्स में सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग. क्यों? मजबूरी हमारी, हमारे पास खुद का प्रोडक्शन होता नहीं. टोटल वैल्यू ऑफ इंडिया ऑयल इंपोर्ट फॉर द फर्स्ट 6 months इज $63 बिलियन. वो याद रखने की जरूरत नहीं है. चलिए नेक्स्ट, इस पे भी मैं आपको बहुत जल्द मेंस 450 में लेक्चर बना के दूंगा 16th फाइनेंस कमीशन पे. ओके, तो गवर्नमेंट ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है 16th फाइनेंस कमीशन का. प्रीलिम्स में अगर आपको एकदम बेसिक क्वेश्चन कोई सा पूछा जाएगा तो वो ये पूछा जाएगा कि ये किस टर्म के लिए कवर करेगा. तो इट विल कवर द 5-year पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम 26 to 27. ओके, ये याद रखिएगा. ठीक है, क्योंकि बीच में 1 साल का इधर उधर हो गया था पिछली फाइनेंस कमीशन में, पहले उसने 1 साल के लिए दे दिया था.
ओके, इस तरीके से 26 पे चला गया, अदरवाइज ये 25 से 30 होती, ठीक है, बट 26 से 31 रहेगी अब। नाउ द फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और गोल क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। यहाँ पर आरबीआई ने सेटअप की थी सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग। ओके, सेटअप बाय आरबीआई। इसने कंसर्न रेज किया है कि ये जो एनबीएफसी है ना, ये आजकल फंड सबसे ज्यादा ना ये बैंकों से ही ले रही हैं, तो बैंक का एक्सपोजर ऑलमोस्ट एनबीएफसी में आने वाला 26% पैसा बैंकों के थ्रू आ रहा है, जो कि ज्यादा सही नहीं है। एनबीएफसी का गोल ये नहीं था कि बैंक से पैसा लेके देना है। चलिए यहाँ पर हम आते हैं, लैंडस्लाइड अलर्ट लेड टू सुबनश्री रिवर। देखिए, मुझे आपको बताना है सुबनश्री के बारे में, इस पे चल रहे इस प्रोजेक्ट के इतना बड़ा कंसर्न नहीं है मेरे लिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सुबनश्री कहाँ से फ्लो होती है? अरुणाचल प्रदेश और असम की बॉर्डर से। ओके, यहाँ पर एक डैम कोलैप्स कर गया है। सुबनश्री एक मेजर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की। ओके, जब भी ये डैम स्टार्ट हो जाता अगर, तो ये इंडिया का लार्जेस्ट डैम होता, और इस पे कंस्ट्रक्शन तो 2005 से स्टार्ट हो गया था, बट काफी सारे लोकल अपोजिशन होते रहे, मेजर चेंजेस इन डैम डिजाइन, इस वजह से डिले हो गया। बट इट दो बातें याद रखनी है, ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की और फ्लो करती है अरुणाचल और असम बॉर्डर से। अब क्या है, कई जगहों पर ना पैलेस्टीन का फ्लैग बैन किया जा रहा है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, तरबूज का यूज कर रहे हैं। तरबूज का यूज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज द वाटरमेलन is widely cultivated in Palestine from West Bank to Gaza and it features prominently in Palestinian cuisine। इसलिए ये लोग इसको सिंबल यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ पैलेस्टीनियन फ्लैग। इंडिया हाइपर टेंशन छोड़ दो, इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, डोंट वेस्ट योर टाइम इन दीज थिंग्स। रही बात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की, लॉन्च कब की गई थी? 2020 में। शॉर्ट में बता देता हूँ, पहले हमारे पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 में। इसने क्या कहा कि हम 5 kg पर पर्सन राशन देंगे आपको एट रुपीज 3 to 1 रिस्पेक्टिवली फॉर राइस, व्हीट एंड मिलेट्स। राइट, इसके बाद गवर्नमेंट आती है, कोविड आता है, कोविड की फर्स्ट वेव आती है। उस टाइम पे देखा जाता है कि लोगों की इनकम खत्म हो गई है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस 5 kg के एडिशनल में प्लस ये 5 kg, इसके साथ साथ 5 kg और पर पर्सन ये और दिया गया एंड फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया फर्स्ट वेव के टाइम। फिर सेकंड वेव दोबारा आ गई तो इसको फिर एक्सटेंड किया गया। पहले तो 3 महीने के लिए लाए थे, फिर सेकंड वेव आ गई और एक्सटेंड कर दिया। फिर यूपी इलेक्शन आ गए तो और एक्सटेंड कर दिया। और फिर कुछ ऐसे वीडियो सर्कुलेट हो गए जहां यूपी की औरतें कहने लगी मोदी जी, योगी जी तो खाने तक को दे रहा है, राशन दे रहा है, नहीं तो मर जाते हैं उनके बिना। इस तरह की बातें सुन के गवर्नमेंट और एक्साइट हो गई, उसने और एक्सटेंड कर दी। और फिर इस साल था कि इसको अब इस साल बंद कर दिया जाएगा क्योंकि फाइनेंशियल ड्रेन कॉज कर रही है। बट अब 5 स्टेट में फिर से इलेक्शन आए तो प्राइम मिनिस्टर ने कल फिर कह दिया कि हम इसको फिर से एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से एक्सटेंड होती जा रही है। रही बात नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की, तो इसमें दो चीजें होती है। एक तो होता है अंत्योदय, अंत्योदय हाउस होल्ड, ठीक है। इनको ये है कि आपको 5 kg पर पर्सन के हिसाब से नहीं दिया जाएगा, आपको 35 kg फिक्स दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैमिली मेंबर। चाहे आपके यहाँ 3 मेंबर हो तो 3 मेंबर के हिसाब से अगर ऐसे देते तो कितना मिलता? 15 kg। लेकिन नहीं, अब अंत्योदय हो, बहुत ज्यादा गरीब हो, तो आपको 35 kg दिया जाएगा फिक्स, चाहे आप घर में 2 लोग हो या 5 लोग हो। और दूसरे होते हैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड, यहाँ पे पर मेंबर के बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है, अंडर दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ऑलराइट, यहाँ पर एक मिनिमम चार्ज देने पड़ते हैं आपको, और ये ना रिवाइज नहीं किए गए। अगर इसको रिवाइज करना है ना, इसको रिवाइज करना है तो पार्लियामेंट को लॉ में ही ऐड करना पड़ेगा, मतलब इस लॉ को ही अमेंड करना पड़ेगा, तब जाके आप रिवाइज कर सकते हो। ओके, और जबकि ये जो आया था, ये वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोविड के टाइम पे, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से आई है, तो इसमें गवर्नमेंट जो चेंजेस चाहे खुद से कर सकती है। बट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो भी चेंजेस करने हैं वो पार्लियामेंट में प्रॉपर लॉ के थ्रू ही हो पाएंगे। ऑलराइट, वहां पर 3 to 1 रुपीज देने पड़ते थे, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटल। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इट इज अ राइट बेस्ड स्कीम, अधिकार है आपका राइट टू फूड अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, वाइल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम अनाउंस्ड बाय एग्जीक्यूटिव एज ए टॉप अप एंड द एंटाइटलमेंट्स ऑफ बेनिफिशियरीज कवर्ड अंडर द एनएफएसए, ठीक है, और करीब 80 करोड़ लोगों को दिया जाता है। Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. I hope you liked the lecture. Do give your valuable feedback in the comment section. Have a great day and keep learning.